अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने इस चैनल कोटा बायोलॉजी में। आज यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ से नीट के एग्ज़ाम में। और 12th बोर्ड की अगर आप बात करें तो बहुत एक अच्छा सा सवाल आने के हमेशा से चांसेस होते हैं। हमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है और इस यूनिट के बनाने के पीछे का जो मतलब है, मतलब क्यों ये कंटेंट हमें दिया गया है, उसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये एक ज़रूरी यूनिट इसलिए भी बनती है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है और आपको पता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ है। तो क्योंकि हम भारतीय समाज में यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को ये मिलती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना एक टैबू है। मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमारे समाज में ये चीज़ देखी गई है कि इस सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और बात नहीं करने से आप जानते हो समस्याएं पैदा होती हैं, है ना। एक बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट जॉन एलिया। तो जॉन एलिया अक्सर कहा करते थे, ये मेरा अगर आप कोई पर्सनल सबसे फेवरेट शेर है तो यही है कि हादसा तो ये है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। इसका बड़ा डीप मीनिंग है कि आप चाहे कोई भी दुनिया में प्रॉब्लम हो, कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो या किन्हीं दो लोगों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो सबसे बड़ी जो उसकी रूट कोज प्रॉब्लम है वो ये है कि उन दोनों में बातचीत बंद है, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। और ये पूरा कायनात का मसला है, जितनी लड़ाइयाँ झगड़े जो सब होते हैं वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि बात नहीं करी जाती है किसी टॉपिक पे। अगर हम बैठ के बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा हमें, है ना। तो हम सेक्स एजुकेशन के बारे में हमारे यहाँ पर बात करना पसंद नहीं किया जाता, बात नहीं कही जा रही है, इसीलिए इससे जुड़ी समस्याएं हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक यूनिट फॉर्म की है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। एक एक चीज़ हमें और भी अच्छे से समझना है उस चीज़ को, क्योंकि ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जब तक नहीं समझेंगे तब तक समस्या नहीं समझेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब पहली बात तो ये कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते किसको हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते किसको हैं और क्या क्या है जो इस यूनिट में हमें पढ़ना है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो जनरली आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि मतलब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल हेल्दी होना चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, ऐसी हेल्थ जिससे रिप्रोडक्शन हो जाए। अब वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रहेगा, मतलब वो अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, यानी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अच्छे से कर पा रहा है, उसके सेक्स ऑर्गन अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। लेकिन नहीं, ये पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन नहीं होती है। असल में हम वही जिसको कह रहे हैं ना छोटी सोच, तो हम वही सोच पर अटके हुए हैं अभी, इसीलिए हम सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से WHO ने, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में हेल्थ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सभी देशों ने मिलकर बनाया है, इसने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी, एक परिभाषा दी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फिजिकल एस्पेक्ट भी हेल्थ का, यानी वो उसकी बॉडी, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो अच्छे रहने ही चाहिए, साथ में इमोशनल एस्पेक्ट, साथ में सोशल एस्पेक्ट। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर बोल रहे हैं फिजिकल हेल्थ, साथ में इमोशनल हेल्थ, और साथ में ही सोशल हेल्थ। ये तीनों टाइप की जब हेल्थ अच्छी है तो हम कह रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, कंप्लीटली ये पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। अब इसका मतलब समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है WHO अपन से। WHO अपन से कहना चाह रहा है, पहली बात तो उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो,
ठीक है, सही बात है, रिप्रोडक्टिव कर पाएंगे तभी तो कर पाएंगे ना जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे होंगे। सही है, ठीक है, ये तो समझ में आता है। यहाँ पर इमोशनल का मतलब क्या है? देखो, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या है? सीधा सीधा इमोशनली अटैचमेंट। दो पर्सनल जब इमोशनली रेडी हैं, इमोशनली अटैच हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस हो रही है। अगर हम कहें सिर्फ फिजिकली, अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें, तो आप इमेजिन करो कि किसी लड़की के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, सपोज़ करो कोई रैप हो गया, किसी लड़की का रैप हो गया। अब रेप में जो करने वाला पापी है, जो दुष्कर्मी है, वो तो रिप्रोडक्टिव, उसकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, तभी तो उसने ये काम किया। लेकिन क्या उस लड़की के साथ, जिसके साथ ये घटना हुई है, वो इमोशनली हेल्दी है? एक सोचने की बात है। वो इमोशनली तो हेल्दी नहीं रहेगी ना यहाँ पे, तो फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? या किसी पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको रिप्रोडक्शन करना ही है, बेबी चाहिए, तो उसको, वो अगर रिप्रोडक्शन किसी प्रेशर में करे तो क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है? बिल्कुल नहीं कंक्लूड करेंगे। दूसरा, सोशल एस्पेक्ट क्या है इसका, है ना? कई बार ऐसा होता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो सोशल, हमारे बनाए गए गलत धारणाओं की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। हाँ, कि हमें लड़का चाहिए। अब यहाँ पर एक वुमेन के साथ ऐसा हो रहा है कि वुमेन के साथ 5 लड़कियाँ हो गई हैं, सपोज़ करो, और प्रेशर पड़ ही जा रहा है उसके ऊपर कि नहीं, लड़का चाहिए, तो क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हर साल उसके प्रेग्नेंट हो जाती है वो, तो उसकी हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है? या ऐसे कि उसकी कोई प्रॉब्लम हो, मेल में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन परिवार वाले दबाव किस पे डाल रहे हैं? बहू पर, फीमेल पे, कि बेबी नहीं हो रहा है इसके, तो उसके साथ एक सोशल इशू है ये, तो क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है? नहीं, वो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी, पर वो कह नहीं सकती किसी से, क्योंकि इसके बारे में बात करना तो हमारे समाज में बुरी बात मानी जाती है। इसीलिए बड़े अच्छे से हमें 12th क्लास में ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉप, आप पूरी यूनिट देने के पीछे रीज़न ही यही है कि अभी आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, अभी आप उस यंग एज में हो, आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है, आप समझ, अभी आप में विकसित हुई है, तो आप अभी इस बात की गंभीरता को समझ लो कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा, इन पर बात करना, इन पर समझ बनना ज़रूरी है, ताकि लाइफ टाइम आप भी और आपसे जो आपके जो कनेक्टेड पीपल हैं, आपके जो संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनको भी आप अच्छे से गाइड करोगे। तो ये तो ज़रूरत है इस यूनिट के पढ़ने की। दूसरी बात, ये तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन की बात कर ली। आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए इस यूनिट में, है ना? पहली बात तो हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बात इसीलिए पहले 2 पेज पर वो बात ही यही कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर हम मान लो सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें होती हैं हमारे समाज में, आप इमेजिन नहीं कर सकते अभी इस एज में, क्योंकि आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, आपको दुनियादारी का इतना पता नहीं है, पर हम तो समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर बच्चियों के साथ चाइल्ड रेप हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे केस हैं कि वो बोल ही नहीं पाती, छोटी सी एज में सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हो रही हैं लड़कियाँ। क्या क्या नहीं हो रहा है हमारे देश में, तो रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो किसी से बोल ही नहीं पाती, वो बात ही नहीं कर पाती। दूसरा, अगर वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर पहले से पता करवा लिया गया कि इसके अंदर फीटस जो है वो गर्ल बनेगी, वो एक लड़की बनेगी, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर उसको निकलवा के बाहर फेंक देते हैं, है ना? कन्या भ्रूण हत्या जिसको हम कह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। ये शुरू के 2 पेज, स्टार्टिंग के 2 पेज एनसीईआरटी हमें समझा रहा है। अच्छा, हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ये तो अभी बात हो गई सिंपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन और क्यों ज़रूरी है ये यूनिट हमें पढ़ना, ये तो सिंपल ही ये बात हो गई, है ना? अब क्योंकि हम
क्योंकि हम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, यानी रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन होने से क्या होगा? रिप्रोडक्शन होने से जाहिर सी बात है बेबी होगा, है ना, एक नया बच्चे का जन्म होगा। तो इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सपोज़ करो बच्चा नहीं होने देना है तो वो पढ़ेंगे। होने देना है, क्या क्या यूजेज है, मतलब कैसे कैसे हम कंसीव कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मेडिकली क्या क्या उसकी सॉल्यूशन है, ये है। और अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हमें करना है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो क्या मेथड है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ज़रूरत क्या पड़ी वो भी हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं। और अगर रिप्रोडक्शन होगा तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर एक बेबी का जन्म होगा, एक बच्चे का जन्म होगा, है ना, एक शिशु पैदा होगा। तो ऐसे शिशु पैदा होगा, उससे क्या होगा, उससे एक कम्युनिटी बन रही है, एक देश बन रहा है, विश्व बन रहा है, पूरी जनसंख्या ये बनी है। अब यहाँ पर एक समस्या पैदा हो गई हमारे साथ। क्या समस्या पैदा हुई, उसको एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है कि भाई ठीक है आपने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन करके एक फिक्स हमारे पास एरिया है, ये हमारा पृथ्वी एक फिक्स एरिया है ना। अभी तो ऐसा तो है नहीं है ना कि मंगल पे हमने कॉलोनीज बना ली हैं। एक फिक्स एरिया है, फिक्स रिसोर्सेज है यहाँ पे, जिसमें ज़्यादातर 72% एरिया पे तो वाटर है। सिर्फ जो लैंड वाला है वहीं तो हम रह रहे हैं ना। अभी तो हमने समुद्रों के ऊपर भी घर नहीं बनाए, तो यानी हमारे पास जो लैंड एरिया है वो भी फिक्स है। अब इस लैंड एरिया पे क्या हुआ है, तो हमें एक डाटा मिला है। हमें डाटा क्या मिला है कि 1900, हम कह रहे हैं 1900 साल में, ईसा मसीह के बाद, है ना, ईसा मसीह के बाद 1900 साल तक हमारी टोटल पॉपुलेशन थी 200 करोड़। हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी पूरे विश्व की? 200 करोड़। लेकिन सिर्फ 100 सालों में, 1900 से लेकर 2000, सिर्फ 100 सालों में हमारी पॉपुलेशन बढ़ के हो गई है 600 करोड़। और अगर आप और 10-20 साल का डाटा निकालो तो क्या ही हाल है, शायद 720 करोड़ हो चुके हम। 600 करोड़ लोग, आप इमेजिन करो, 200 से 600 मात्र 100 सालों में। इधर 1900 सालों में हम सिर्फ 200 करोड़ थे, यहाँ पर सिर्फ 100 सालों में हम 600 करोड़ हो चुके हैं। और अगर हम इसी रेट से बढ़ते रहें, इसी रेट से बढ़ते रहें तो हम कहाँ जाके रुकेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? एक दिन ये रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, रिसोर्सेज कम पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ होंगी तो मारकाट होगी और दुनिया तबाह वैसी हो जाएगी। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में, पढ़ा लिखा इंसान नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है कि यार ये तो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर हम हमारे देश की बात करें तो ये तो अपने यहाँ कहीं लग ही नहीं रहे, हम ही हैं। फिर सोचो, अब हमने तो सबको ही पीछे छोड़ रखा है इस मामले में। देखो आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 35 करोड़। ये हमारे देश भारत की बात कर रहे हैं हम, 35 करोड़। और जब जनगणना 2011 हुई तो हमने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, हम पहुंचे हैं 120 करोड़ पे। अब सोचो 35 से 120, क्या हाल किया हमने इस पॉपुलेशन बढ़ाने में। अच्छा, हम वो देश है जहाँ सेक्स एजुकेशन पे बात करना बुरा माना जाता है ना। अभी जब मैं बर्थ कंट्रोल पढ़ाऊंगा आपको तो पढ़ाऊंगा कि ये भाई कॉन्डम है, कॉन्डम का नाम लेना हमारे समाज में बुरा माना जाता है। आप अपने घर में फैमिली के सामने नाम ले लोगे तो सब ऐसे देखेंगे, ये क्या, किस गलत संगत में बैठ रहा है आजकल, जबकि वो एक चीज़ है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नहीं, छुपा छुपा कर यूज़ किया जाता है, क्योंकि बात करना और ऐसे करना तो हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जा रहा है। लेकिन परफॉर्म करने में देख लो आप, डाटा बता रहा है
रिजल्ट बता रहा है क्या हाल है। सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है यहाँ पे, है ना। अगर आप नहीं मानो तो आप वेब हिस्ट्री अगर यहाँ निकाली जाए ना, सबसे ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करने वाला देश है हमारा, लेकिन बात नहीं करेंगे उस पर। तो ये समस्या है ना, समस्याओं का जब तक बात नहीं करी जाएगी तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। तो इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसको कह रहे हैं हम बर्थ कंट्रोल। अरे सीधी सी बात है यार, कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, वरना कहाँ जाएंगे। आज हमारे देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रही है, इतनी ज़्यादा भुखमरी देखने को मिल रही है। ये तो आप शुक्र मनाओ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यानी हमारे यहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पर मेन जो काम है वो है कृषि, वो है खेती किसानी। अगर ये नहीं होना तो ये 120 करोड़ इनके खाने के लिए अगर इतना अन्न नहीं उगाए किसान, तो भूखे मर मर क्या हाल हो हमारे देश में, इंसान को काटने लग जाएगा। ये तो शुक्र है, जितना शुक्र किया जाए ऊपर वाले का कम है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसीलिए अगर किसी की इज्जत दिल में है, या तो सैनिक की करो या किसान की करो। हाँ, शास्त्री जी ने बहुत अच्छा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। समझते थे इस बात को कि किसान की वजह से हैं हम जितने भी डेवलप्ड हैं। ये अलग बात है कि रोड पे मारा पीटा जाता है उनको, उनकी कोई इज्जत नहीं समझी जाती, है ना। हमारे समाज में भी आप देख लो, कोई किसान है उसको इज्जत से नहीं देखा जा रहा है। हाँ, एक टिकटॉकर की वैल्यू ज़्यादा है एक किसान से, जो आपको अन्न उगा के दे रहा है। वरना इतनी पॉपुलेशन में अगर किसी और देश में हो जाए ना, इंसान को काट के खाने लग जाएगा। लेकिन क्यों हमारे देश में आज भी भूखा सोने नहीं दिया जाता किसी को। गांव में, पूरे गांव में अगर कोई ऐसा इंसान भी है जिसके यहाँ पर खाना नहीं है, तो उसको भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, उसको खाना खिला के ही सुलाएंगे। क्योंकि इतना तो हम अनाज उगा लेते हैं कि हमारा पेट भर लें। चाहे हमें लूटने की सोच तो सालों से रही है, आज भी चल रही है, लेकिन हमारा किसान उतने ही दृढ़ता और उतनी मजबूती से अपना काम कर रहा है। तो धन्यवाद दो उसको कि वो इस पॉपुलेशन का पेट भर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं हम कि इतनी जनसंख्या है और रिसोर्सेज सीमित है, और भी हम बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एक दिन ये वाली चेन भी टूटेगी, अनाज भी पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा सबके लिए। तो अल्टीमेटली हमें बर्थ कंट्रोल तो करना ही है। अब इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम चला रहे हैं, इससे रिलेटेड पूरी दुनिया में सोचा जा रहा है भाई क्या किया जाए कि ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम रोके, कंट्रोल करें। तो अगला जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल। तो अगर हम बात करें बर्थ कंट्रोल की, यानी जनसंख्या नियंत्रण। अब जनसंख्या नियंत्रण करना है, लेकिन कैसे कैसे करें जनसंख्या को हम नियंत्रण, जनसंख्या को नियंत्रित करें कैसे। इसके लिए हमें कोई साइंटिफिक वे लाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप दो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करो। क्या ये कोई उपाय हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हमारी बेसिक नीड है, और इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेक्स इज़ अ बेसिक नीड। जैसे हमें खाने पीने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर की एक आवश्यकता सेक्स भी है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा टैबू है ये, इसके बारे में अगर कोई खुल के बात करे तो ये हमारी वैसे ही नीड है जैसे भोजन पानी है। क्योंकि नेचुरल हार्मोन हमारी बॉडी में बन रहे हैं, वो ये डिज़ायर्स पैदा करते हैं। तो ये होना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये डिज़ायर ख़त्म कर दो। यानी अगर हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन लाएंगे, जो भी इसको कंट्रोल करने के लिए उपाय बताएंगे, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर कंट्रोल करना कोई उपाय नहीं है ना। हम वो उस तरीके पर जा सकते हैं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसे हम कैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें, जो उपाय लेके आए हैं, उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल कंट्रोल। अभी मैं आपको यहाँ पर सब समझाऊंगा क्या है ये नेचुरल कंट्रोल।
एक यहां पर पढ़ेंगे अपन बैरियर मेथड। बैरियर मेथड एक तो नेचुरल कंट्रोल है। नेचुरल मेथड्स क्या क्या हैं कि हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा यहां पर एक बैरियर मेथड्स पढ़ेंगे अपन, है ना। फिर तीसरा मैं कहूं तो इट्स केमिकल मेथड। केमिकल मेथड या इसको हार्मोनल मेथड भी आप कह सकते हो। और फोर्थ कहूं तो सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड। तो ये हमारे पास 4 तरीके के मेथड हैं जिनसे हम ये पूरा टॉपिक बर्थ कंट्रोल को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर नेचुरल मेथड, यानी किसी भी उपकरण, किसी भी एपरेटस को यूज करे बिना कैसे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ये यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अब क्योंकि हम कोई एपरेटस यूज नहीं कर रहे हैं, कोई उपकरण यूज नहीं कर रहे हैं, यहां पर नेचुरली तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो इसको ऑब्वियस सी बात है नेचुरल मेथड बोला जाएगा, है ना। तो नेचुरल मेथड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी नॉलेज लेके आए हैं, यूनिट 2 जो हमने पढ़ी है वो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, और उसमें जितने कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं वो सब यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि उसका सारा कॉन्सेप्चुअल ज्ञान है अपन को, तो वो अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक बार में वो चीज़ समझ आएगी, है ना। पहले मेथड को हम कह रहे हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, स्पेलिंग देख लेना ऊपर नीचे ज़्यादा जो भी। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आवधिक संयम। हिंदी में बोलेंगे आवधिक संयम। नाम बता रहा है कुछ पीरियड तक, कुछ अवधि तक संयम रखना हमें। क्या है ये? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या आवधिक संयम क्या है? देखो, इसके लिए कंसेप्ट लगेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो अभी आप फटाफट समझोगे, अगर नहीं आता है तो पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझने की आपको आवश्यकता है। हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जाकर आप वीडियो देख लें। यहाँ पर जो मैं चीज़ समझाने वाला हूँ वो भी आप समझोगे। देखो, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या आवधिक संयम की, तो क्या है ये? हमें ये बात पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, जब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 5 डेज है ब्लीडिंग के, उसके बाद दोबारा से एंडोमेट्रियम बनना चालू होती है। ये दोबारा से जो एंडोमेट्रियम बन रही है, इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हमें ये बात पता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ओवुलेशन है वो 14वें दिन होगा। 14 डे को क्या होगा? हमारा ओवुलेशन होगा, यानी एग निकलकर बाहर आएगा। एग निकलकर बाहर आएगा कहाँ? एम्पुला में, 14वें दिन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। और ये एग कितने दिन जिंदा रह सकता है, इसकी लाइफ स्पान कितना है, कितना जिंदा रह सकता है? ये मात्र 24 घंटे, ओनली 24 आवर्स ये एग जिंदा रहेगा, उसके बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। और अगर हम कहें कि स्पर्म की लाइफ स्पान क्या है, स्पर्म कितना जीवित रह सकता है, कितना जिंदा रह सकता है, तो हम कहेंगे 3 दिन। यानी सब कुछ अगर अपन कॉन्सेप्चुअल देखें, आपको ये एक बार नोट कर लो, मैं ये रब करके इसको अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करूँगा ना, वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी आवधिक संयम की हम बात कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि आपको पता है कि एग की लाइफ कितनी है? एग की लाइफ है 24 आवर, यानी 1 डे। और स्पर्म की लाइफ कितनी है? स्पर्म की लाइफ कह रहे हैं हम 72 आवर, यानी 3 डे। जो कि अगर 24 घंटे ये एग जिंदा रहेगा। अगर ये आज मान लो, मैं कह रहा हूँ आज 15 तारीख है ना, ये 15 तारीख के दिन ओवुलेशन हुआ, ये एग आया है, तो 15 से 16 तारीख तक
24 घंटे तो ये एक जिंदा रहेगा, उसके बाद ये अपने आप डिजनरेट हो जाएगा, मर जाएगा। तो अगर 15 तारीख के दिन स्पर्म आ जाए तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना। अगर मान लो स्पर्म 13 तारीख को ही आ गया था, 13 तारीख को आकर स्पर्म यहाँ बैठा हुआ है और एग रिलीज हुआ है बाद में, तो लेकिन ये 72 घंटे तो स्पर्म जिंदा है ना, तो 72 घंटे ये जिंदा है, यानी ये इसको फर्टिलाइज तो कर सकता है। यानी आप सोच रहे हो 2 दिन तो इसके एक स्पर्म के जिंदा रहने के, है ना। मैं यहीं पे अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो आज 15 तारीख है, आज 15 तारीख है और आज के दिन एग आया है, यानी ओवुलेशन हुआ है, तो 16 तारीख तक एग जिंदा रहेगा, यानी 16 तारीख तक फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि स्पर्म मान लो यहाँ पर 14 तारीख को आ गया था, तो स्पर्म तो जिंदा ज़्यादा रह सकता है ना। एग 15 को आया है तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ स्पर्म मान लो 13 तारीख के दिन आया था तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि वो तो 3 दिन जिंदा रह सकता है, वो तो 72 घंटे उसका जीवन है, तो वो पहले से आ गया, एक बाद में आ गया तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी हम कुल मिला के कह रहे हैं कि ये 3 दिन तो बड़े डेंजर है, इसको और एक्सपांड कर लो तो 4 दिन, ये 4 दिन तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। इनमें से 3 दिन ही लिए जाते हैं, 3 दिन। लेकिन क्योंकि हम एक बात को जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो फिक्स तो नहीं है ना कि 28 दिन ही चले, यानी फिक्स तो नहीं है ना कि 14वें दिन ही ओवुलेशन हो। हाँ, तो हम ये बात जानते हैं कि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऊपर नीचे होता है, 28 किसी 29 किसी का 30 दिन। तो हम एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मान लो हम कह रहे हैं कि 1 2 ये पहला वो दिन है जहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है और ये लास्ट डे है, ये 28 दिन चला है मान लो, सपोज करो। तो इसमें कौन से ऐसे वो दिन हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। तो हम एक रफ एस्टीमेट लगाते हैं कि 10वें दिन से लेकर और 17वें दिन तक, 10वें दिन से लेकर और 17वें दिन तक फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। ये मैक्सिमम डेज हम काउंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम इधर जाएं तो अभी 5वें दिन तक तो ब्लीडिंग ही हुई है, एंडोमेट्रियम बन ही रही है, अभी ओवुलेशन होगा नहीं। अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो 14वें दिन ओवुलेशन होगा, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि चलो 10वें दिन से ले लो, और उधर 14 के बाद भी हम 3 दिन ले रहे हैं, क्योंकि मान लो 28 दिन का नहीं चला है साइकिल, 29 दिन का चला है, तो वो 15वां दिन हो जाएगा, है ना। क्योंकि फिक्स तो पीछे वाला फेज है, कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन ही जिंदा रहती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10वें दिन से 17वां दिन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का है, इन 7 दिनों के अंदर आपको संयम रखना है। आपको यहाँ पर सेक्स की प्रोसेस नहीं करनी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। ये मतलब है इस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का, आवधिक संयम का। अगर ये 7 दिन कैलकुलेट कर आप अगर संयम रखेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीधी बात है, बेबी का जन्म बनेगा ही नहीं, तो जन्म कहाँ से होगा। तो अल्टीमेटली हमने बर्थ कंट्रोल कर ली ना, नेचुरल तरीके से कर ली। करना क्या है, सिर्फ 7 दिन हमें संयम बरतना, तो ये नेचुरल मेथड हो गया। अब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपने, अगर आप फीमेल हो तो आपको पता है मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब आता है, डे 1 कैलकुलेट कर लो। डे 1 से आप निशान, आप ऐसे मार्क कर लो कि 10वें दिन से लेकर और 17वें दिन तक, ये जो 7 दिन का टाइम है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। और अगर आप पढ़े लिखे, आप एक मेल हो, तो आप अपनी फीमेल पार्टनर से डेट पूछ के खुद काउंट कर लो। तो एक नेचुरल मेथड हो गया हमारे पास बर्थ कंट्रोल का, ये हुआ हमारे पास पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, नेचुरल। याद रखें, नेचुरल में अगर हम बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो वैसे किसी में नहीं रुकेगा, लेकिन यहाँ पर कोई एपैरेटस, उपकरण भी यूज़ नहीं कर रहे हैं हमें नेचुरली ये काम करना है। तो पहला पढ़ लिया अपन ने, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आवधिक संयम। दूसरा मेथड देख रहे हैं, दूसरा मेथड है जिसको हम बोल रहे हैं विथड्रॉल। क्या बोल रहे हैं, विथड्रॉल।
नाम से समझ आ रहा है ना। या इसको ऐसा बोल रहे हैं या इसको एक नाम और दिया जाता है, कॉइटस इंटरप्शन, है ना। कॉइटस किसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और इंटरप्शन मतलब इंटरप्ट या डिस्टर्ब हो गया। अभी मैं समझाऊंगा इसको क्या है ना। और हिंदी में इसको बोल रहे हैं बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन। क्या है ये नेचुरल मेथड दूसरा वाला? देखो, हमें सिंपल सी बात पता है कि मान लो ये कोई वेजाइना है, ये पेनिस एंटर हुआ, है ना। और हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर ये जो सीमन निकलेगा, इसमें जो स्पर्म है, ये ही जाकर एग से फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। और हम ये बात भी जानते हैं कि ड्यूरिंग सेक्स एक स्टेज आती है जहाँ पर सीमन बाहर आता है, रिलैक्सेशन हो जाता है उसके बाद मसल्स का। तब तक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, लेकिन ये सीमन सडनली इजेकुलेट होगा और वो इजेकुलेशन के बाद सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो रुक जाता है ना। यानी कि हम जानते हैं कि सारा जो खेल है वो इस सीमन में, इस सीमन के अंदर स्पर्म है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम मेल अगर ये सीमन को बाहर रिलीज कर दे, ये स्पर्म रिलीज बाहर हो जाए, तो क्या हुआ इससे? ये बाह्य स्खलन या विड्रॉल हमने कहाँ किया है? बाहर। जो दूसरा नाम दिया है इसका कॉइटस इंटरप्शन, मतलब इंटरकोर्स में इंटरप्शन आ गया। हमने क्या किया? फुल्ली जो प्रोसेस थी अंदर स्पर्म छोड़ने की वो नहीं किया हमने। स्पर्म कहाँ रिलीज किया? बाहर, वेजाइना के बाहर। तो स्पर्म अंदर गया ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो सीधे सीधे हमने दोबारा नेचुरल मेथड से बर्थ कंट्रोल कर लिया है। लेकिन क्या ये इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल है क्या, भरोसेमंद है क्या? नहीं है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि एक बूंद भी यहाँ पर सीमन आ गया तो उसमें लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं और कोई एक स्पर्म ही चाहिए हमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इतना ट्रस्ट करेंगे हम इस प्रोसेस पे? नहीं कर सकते। लेकिन जो ये प्रोसेस कर सकता है उसके लिए तो एक नेचुरल मेथड है ही ना बर्थ कंट्रोल का, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। हमने कोई अपैरेटस थोड़ी ना यूज़ किया है, बिल्कुल नेचुरल मेथड है। तो ये तो दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा जो मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या मतलब है इस लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड का? देखो, ये अक्सर ऐसा है कि ये दो मेथड तो लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन ये तीसरा मेथड कम लोगों की नॉलेज में है। लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है कि जब एक वूमेन प्रेग्नेंट होती है, वो अपने बेबी का अच्छे से डेवलपमेंट होता है, बेबी को बर्थ दे देती है, जन्म हो जाता है बच्चे का, और जो 6 महीने वो बच्चा एक्सट्रीम कंडीशन में दूध पीता है, यानी वो बाहर से कुछ भी नहीं खा रहा है, वो अपने पूरा जो फीडिंग है वो माँ के दूध से ही ले रहा है, वो हमेशा माँ के दूध को फीड करता है। तो इस लैक्टेशनल एमिनोरिया में 6 मंथ तक, जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है, यहाँ पर 6 मंथ तक नेचुरली ऐसा होता है कि नेचुरल ही ओवुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, नेचुरल ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो रहे हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये बॉडी फीमेल बॉडी कर रही है नेचुरल, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है बर्थ कंट्रोल है, बच्चा बनेगा ही नहीं। अच्छा, ये गिफ्ट भी है। आप देखो कि ईश्वर ने इस पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन चीज़ बनाई है इंसान, और हमें एक एक चीज़ को ऐसे तराश कर हमारी ज़रूरतों के मुताबिक बनाया है। तो ये उस परवरदिगार, उस ऊपर वाले को भी ध्यान था कि एक फीमेल की बॉडी कितनी ज़रूरी है रिकवर होना, है ना। अगर मान लो एक फीमेल ने बर्थ दिया बेबी को और अगले दूसरे मंथ में ही वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए, तो आजकल तो फिर भी ऑप्शन है
पहले के टाइम पर क्या ऑप्शन होता था, उसकी तो अभी बॉडी रिकवरी नहीं हुई है और दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए तो ऐसे तो फीमेल बॉडी मतलब वो तो उसकी जान पर बोला जाएगा, उसकी जान खतरे में। लेकिन हमें बनाने वाले ने इसका इंतज़ाम पहले से किया है कि फीमेल जब तक 6 महीने तक दूध पिलाएगी तब तक उसमें दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये उसकी बॉडी की नेचुरल खासियत है। यहाँ पर हार्मोनल सपोर्ट है उसको, जो हम कह रहे हैं ना प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ये हार्मोनल सपोर्ट हो रहा है उसको फीमेल की बॉडी को कि नेचुरल ओवुलेशन नहीं हो रहा है, नेचुरली यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये एक नेचुरल मेथड हो गया, नहीं हो गया बर्थ कंट्रोल का? हो गया। यानी हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने नेचुरल मेथड में 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहली तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आवधिक संयम, यानी हमें 10 से 17वें दिन तक, 10वें दिन से 17वें दिन तक, इन 7 दिन में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। तो नेचुरल बर्थ का एक तरीका ये। दूसरा क्या है? विड्रॉल, बाह्य स्खलन, पेनिस को वेजाइना के बाहर निकाल देना है जब जैसे ही सीमन बाहर निकलने लगे। तो नेचुरली स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, तो नेचुरल तरीके से हमने बर्थ कंट्रोल कर ली। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये हमें गॉड गिफ्टेड है हमारी फीमेल्स को। जब तक वो एक्सट्रीम लैक्टेशन पे रहेंगी, दूध पिलाएंगी बच्चे को, तब तक वो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस नेचुरली कम होते हैं। तो ये तीसरा नेचुरल मेथड हो गया बर्थ कंट्रोल का। 3 ही मेथड हैं आपके बर्थ कंट्रोल के। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड। ये तो अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर एपैरेटस यूज़ नहीं किया है। अब हम बैरियर मेथड पढ़ेंगे कि हम बैरियर मेथड के थ्रू कैसे बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बैरियर मेथड्स, सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है बैरियर मतलब कोई अवरोध लगाना है। अवरोध किसके बीच में लगना चाहिए? आप मुझे बताओ, यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स तो रोकना नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि पेनिस और वेजाइना के बीच में कोई अवरोध लाके लगा दो, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? अरे भाई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, है ना? इसके पीछे तो दुनिया पागल हो रही है, राजा महाराजा अपनी सल्तनत लुटा के बैठे हैं। तुम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो बैरियर में करना क्या है? अरे सिंपल बात है भाई, हमें बर्थ रोकनी है। बर्थ मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब एक स्पर्म एक एग से मिलकर फ्यूज हो जाएगा। तो हम किसको रोक दें? स्पर्म और एग को मिलने से रोक देना, सिंपल बात है। तो ये है बैरियर मेथड। इसमें एक बड़ा फेमस नाम कॉन्डम है ना, ये हम सब ने सुना है, मार्केट में अवेलेबल है। ज़्यादा फेमस होने का रीज़न क्या है इसके पीछे? एक तो सस्ता, दूसरा इजीली अवेलेबल, तीसरा प्राइवेसी बनाए रखता है। इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेडिकल केमिस्ट से सीधा जाओ, खरीदो, पॉकेट में रखो, घर लाओ, यूज़ करो। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो समाज में जो मेल हाइप है वो आपकी कमज़ोर ना हो, है ना? ऐसा डर रहता है ना मेल्स में, अरे किस लिए गया है डॉक्टर को बताना है। तो सिंपल मेथड है, ईजीली अवेलेबल है, सस्ता, गवर्नमेंट फ्री में भी बांटती है। बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत है, आवश्यकता है, यूज़ करो। इतने एड दिए जाते हैं पहले, है ना? पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एड आता था। अब दूरदर्शन पता नहीं चल भी रहा है या लोग देखते भी हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई देखता भी होगा, पर वहाँ पर तो आज भी इसका एड गवर्नमेंट की तरफ से आता होगा। लेकिन अब तो क्योंकि इसको बनाने वाली इतनी सारी कंपनीज़ हो गई हैं, तो अलग अलग तरीके से बेचने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ लगाती हैं अपने अपने, लेकिन ईजिली अवेलेबल है। और सिंपल सी बात है, सस्ता भी है ना, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, ये सस्ता है। ये 2 तरीके होता है, मेल में भी है, यानी जो मेल यूज़ करें, और फीमेल में भी है, यानी जो फीमेल यूज़ करें, है ना? देखो क्या है, सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं कि हमें मेल कॉन्डम अगर हम की बात करें, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम पेनिस के ऊपर एक रबड़ का, ये पतले रबड़ का एक रबड़ लेटेक्स की एक शीट बना के मार्केट में मिलती है, पेनिस के ऊपर इसको हमने कवर कर दिया।
इससे हमने पेनिस कवर कर दिया। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस चलेगी, ये पेनिस वेजाइना के अंदर जाएगा और यहाँ पर सीमन निकलेगा, तो वो सारा यहीं इकट्ठा हो जाएगा ना, ये अंदर गया ही नहीं वेजाइना के, सारा इसमें इकट्ठा हो गया। इसको बाहर निकाल लिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, फेंक दिया गया, रुक गया यहाँ पे। तो मेथड कौन सा हुआ? बैरियर, क्योंकि हमने बैरियर लगा दिया ना स्पर्म और एग के बीच में। एज इट इज ये तो मेल हो गया और ऐसा आपके डायग्राम दिया हुआ है वो फीमेल हो गया, है ना। ये एक तरफ इसका एक हिस्सा वेजाइना पे फिट किया और ये सर्विक्स पर फिट हो गया, यहाँ से पैक्ड है, आगे नहीं जाने देगा। यहाँ पर मान लो ये पेनिस की एंट्री है, ये पेनिस ने यहाँ पर जैसे ही इजैकुलेट किया, स्पर्म निकाला, तो ये ऊपर जाने ही नहीं देगी लेटेक्स शीट, वापस से बाहर। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? स्पर्म को एग से मिलने से बचा लिया, रोक लिया। तो ये बैरियर, एक और बैरियर मेथड हो गया। किससे बचने के लिए? बर्थ कंट्रोल से। अच्छा, इसको यूज़ करने का और फ़ायदा क्या है? और एक ये भी फ़ायदा है कि यहाँ पर STD से बचा जा सकता है। ये मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा जब STD आएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना। सेक्सुअली जो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती हैं, बहुत सारी तरीके से हो सकती हैं। ब्लड कांटेक्ट में आ जाए, है ना, या इन्फेक्शन से हो जाए। लेकिन क्योंकि अगर हम पेनिस को कवर कर रहे हैं तो ब्लड कांटेक्ट में भी नहीं आ रहा है ना। और दूसरा जो सिक्रीशन है वो भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं सीधे सीधे इस पेनिस के, तो हम कॉन्डम के थ्रू STD से भी बच सकते हैं। इसीलिए भी ये फेमस ज़्यादा है ना। तो अल्टीमेटली क्या है? बैरियर मेथड में हम पढ़ रहे हैं, एक तो मेल कॉन्डम और एक फीमेल कॉन्डम। दूसरा और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें बैरियर लगाना है, हमें बैरियर लगाना है, तो इनसे ही मिलती जुलती 3 चीज़ें और हैं आपके NCERT में दी हुई हैं। क्या है वो? देखो, 3 चीज़ें जो मिलती जुलती NCERT में दी हुई हैं। एक तो है वॉल्ट, एक है सर्वाइकल कैप, और एक है, आई थिंक मैं नाम बोल रहा हूँ, डायफ्राम। हाँ, याद आ गया, एक है डायफ्राम। डायफ्राम, वॉल्ट और सर्वाइकल कैप, ये भी इन्हीं के जैसा कुछ है। डायफ्राम, वॉल्ट और सर्वाइकल कैप ये भी बैरियर्स ही हैं, है ना। ये भी क्या करेंगे? ये भी अंदर स्पर्म को एक से मिलने से रोकेंगे। जैसे नाम ही बता रहा है कि एक केप टाइप की स्ट्रक्चर है रबर की, हमने कहाँ पहना दिया उसको? सर्विक्स पे। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि ये यूटेरस है और ये सर्विक्स है, यहाँ पर हम कुछ केप जैसा पहना दें तो यहाँ पर ऊपर जा ही नहीं पाएगा स्पर्म, तो सर्वाइकल कैप हो गई। ऐसे ही वॉल्ट होता है, ऐसे ही डायफ्राम होता है। वॉल्ट और डायफ्राम भी ऐसे ही रबड़ से बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर फिट कर दी जाती हैं, ये बैरियर का काम करेंगी। तो ये डायफ्राम, वॉल्ट और सर्वाइकल कैप कॉन्डम के साथ ही ये भी बैरियर मेथड्स हैं। ऐसे बैरियर्स हैं, एपैरेटस हैं जो कि सिंपल बैरियर का काम करेंगे स्पर्म को एक से मिलने के। आप इनका सिर्फ नाम याद रखो, इनकी स्ट्रक्चर और डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके नहीं दिया है, सिर्फ दिया गया है कॉन्डम। रीज़न क्या है? फेमस है, इजीली अवेलेबल है, हम जानते हैं उसकी सारी खासियत। ये थोड़ा से टिपिकल हैं इसलिए यूज़ कम आते हैं, लेकिन है तो सही ना। अल्टीमेटली बैरियर मेथड्स में हम पढ़ रहे हैं, काम क्या करेंगे? काम वही करेंगे, फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे और सीधे सीधे बर्थ कंट्रोल हो रहा है। तो ये हमने पढ़े अभी तक क्या? बर्थ कंट्रोल के नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड। इसके आगे हम केमिकल मेथड और हार्मोनल मेथड पढ़ेंगे, देन फिर सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे। तो ये आपके कंप्लीट बर्थ कंट्रोल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन।